तो देश दुनिया की 40 खबरों के बाद वक्त आज की 4 बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का। आज की पहली खबर होगी देश में ओबीसी पर छिड़े रण पर। दूसरी खबर में बताएंगे लालू एंड फैमिली पर दिल्ली कोर्ट के आदेश पर बात भी करेंगे। तीसरी खबर में जानेंगे कि कनाडा कैसे चीन के इशारों पर नाच रहा है। और चौथी खबर में चीन की नई बदमाशी बेनकाब करेंगे। हर खबर के लिए देश में चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जैनेंद्र कुमार मौजूद है। जैनेंद्र से जानकारी लेंगे कि ओबीसी पर छिड़े रण पर अब क्या कुछ अपडेट है। साथ ही साथ मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है, मनोज से भी जानकारी लेंगे। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी अहम जानकारी यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, उनसे पूछ लेंगे। सबसे पहले देखिए जैनेंद्र कुमार से जान लेते हैं। जैनेंद्र, आप किस खबर पर अपडेट देने वाले हैं? क्या कुछ अहम इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो पारित हुआ है उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है। ओबीसी कोटे की मांग को लेकर के, इसी को लेकर राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि जब कांग्रेस का बिल आया था उसमें ओबीसी कोटा नहीं था। इस पर बड़ा बयान दिया राहुल गांधी ने और कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है। ये बड़ी खबर है, इस पर मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। विस्तार से जानेंगे। मनोज, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको जानकारी दूंगा कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच, तो ज़मीन के बदले जो नौकरी घोटाला हुआ था उसमें किस तरीके से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की। और अब जब अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई तो अदालत ने संज्ञान ले लिया है और 4 अक्टूबर को 17 आरोपियों को इस मामले में अदालत में पेश होना है। जी अभिषेक, आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? आयुषी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते तल्ख हुए हैं उनकी ताजा ब्यौरा क्या है और उसमें, और दूसरा अहम है कि खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अपने हालात क्या हैं, वो किन नई मुसीबतों में घिर गए हैं। ठीक है अभिषेक। आशीष कुमार सिंह, आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? आरुषि, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चीन ने ऐसी क्या हिमाकत की जिसके जवाब में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ये तय किया है कि हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अब चीन का दौरा नहीं करेंगे। चलिए बिल्कुल, और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महिला आरक्षण में ओबीसी पर घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने ओबीसी को आरक्षण की मांग उठाई है। एबीपी न्यूज से बोले हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बिना ओबीसी कोटा कांग्रेसी बिल का अफसोस है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता दें। महिला आरक्षण में ओबीसी पर घमासान जो है वो तेज हो गया है। लगातार ओबीसी कोटे की मांग कर रहा है विपक्ष। और देखिए एबीपी न्यूज से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले हैं, बिना ओबीसी कोटा कांग्रेसी बिल का अफसोस है। एक और राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड खेला है। तो देखिए दूसरी ओर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा है। महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। सरकार वो नहीं करना चाहती है। आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी को अफसोस आखिरकार क्यों है और क्या इसके पीछे की जो वजह है वो ओबीसी वोट बैंक को माना जाए? बिल्कुल, देखिए ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द जो है वो एक नई सियासत शक्ल ले रही है और विपक्षी गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई में ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है, जाति जनगणना की मांग कर रहा है। और जब महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आई तो बिल का तो समर्थन किया, लेकिन साथ में उसके अंदर ओबीसी कोटे की मांग की और लगातार सदन में, दोनों ही सदनों में सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया, लेकिन ओबीसी कोटा ना होने को लेकर सवाल उठाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस जब 2010 में महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी तब ओबीसी कोटा नहीं दिया था और यही वजह जो दोहरा मापदंड है इसको लेकर सवाल जो खड़े हो रहे हैं। मैंने सीधा सवाल राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, उन्होंने बड़ी साफ गोई से यह स्वीकार किया कि उन्हें इस बात का अफसोस है, ये तभी कर देना था। उन्होंने एक बड़ा बयान यह भी दिया कि इसको हम आगे करेंगे। यानी जाति जनगणना की मांग लगातार कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं कि जो 90 सचिव हैं उसमें केवल 3 ओबीसी हैं, तो ओबीसी समाज को साधने की कोशिश है। एक बड़ा बयान दिया, एक्सेप्ट किया कि हाँ उस समय
समय गलती हुई। और यह भी एक बड़ा बयान दिया कि जब सरकार बनेगी, अगर विपक्षी दलों की सरकार बनी, विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी 24 में, तो जाति जनगणना करवाएंगे और ओबीसी कोटा देंगे महिला आरक्षण में। यह बयान राहुल गांधी ने दिया है। अब देखना यही है कि इसको लेकर बीजेपी जातिगत जनगणना का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया है, लेकिन जातिगत जनगणना का इतिहास अब तक क्या कुछ रहा है ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। देखिए 80 के दशक में क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हुआ था। आप देखिए जातिगत जनगणना का इतिहास है। कांशीराम ने जातियों के आधार पर आरक्षण की मांग की थी। उस वक्त इतिहास ये रहा है। 1979 में मंडल कमीशन का गठन हुआ था और उसके बाद मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण की सिफारिश की थी। ये पूरा इतिहास है अब तक का। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई थी और उसके बाद देश भर में जो सामान्य श्रेणी के छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसके बाद 2010 में लालू और मुलायम ने आरक्षण की मांग की थी। इसके बाद 2011 में मनमोहन सरकार ने एसईसीसी कराने का फैसला लिया था और देखिए 4,390 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पास भी किया गया। लेकिन 2013 में जनगणना पूरी तो हो गई, लेकिन जो डेटा था 2013 में जनगणना का उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये पूरा इतिहास रहा है अब तक जातिगत जनगणना का। अब कब जातिगत जनगणना हुई है ये भी जान लीजिए। देखिए पहली बार कब हुई थी? 1881 में। और किसने कराई थी पहली बार? अंग्रेजों ने पहली बार जातिगत जनगणना करवाई थी। दूसरी बार कब हुई? 1931 में। और उसके बाद देखिए तीसरी बार 1941 में। क्या हुआ था? आंकड़े जो थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इसके बाद आप देखिए आजादी के बाद 1951 में क्या हुआ था? सिर्फ एससी और एसटी की गिनती की गई थी जातिगत जनगणना में। ये पूरा इतिहास रहा। कब जातिगत जनगणना रही, कब ये हुआ और किसने सबसे पहले किया था, ये पूरी जानकारी उसके बारे में। अब देखिए महिला आरक्षण बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन आरक्षण में आरक्षण के नाम पर देश में जो सियासी बयानबाजी है वो अपने चरम पर है। जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है। उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, आपने ओबीसी और एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इस बिल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो मूक बधिर बन के क्यों बैठे हुए हैं? अब जो सीटें हैं 230, उसमें से 115 सीटें महिलाओं को दे दी जाएं और 115 में से एसटी एससी का अनुपात निकाल के ओबीसी को भी दे दी जाएं। और जैनेंद्र देखिए राहुल गांधी का बयान भी हमने सुना, मांग उन्होंने की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी के कई नेता भी सेम मांग कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए अब बीजेपी की तरफ से तो ओबीसी कोटे की कोई मांग नहीं आई है और देखिए जो विपक्षी गठबंधन है कांग्रेस की अगुवाई में वो ओबीसी समाज, ओबीसी वोट बैंक पर फोकस कर रहा है। उस अल्पसंख्यक वोट कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन के पास सुनिश्चित है। इसके अलावा दलित और आदिवासी भी परंपरागत तौर पर कांग्रेस के वोटर रहे हैं। ऐसे में जो मुख्य लड़ाई है वो अब ओबीसी के पिच पर लड़ी जानी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और बीते दिनों में बीजेपी ने ओबीसी समाज के अंदर एक बड़ी पैठ बनाई है। खासतौर पे मंडल आंदोलन से निकले हुए नेता जो थे उनका जब असर कम हुआ, इसके बाद बीजेपी असर उसने अपना दिखाया है ओबीसी वोट बैंक पर, और इसी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन। और इसी को मुद्दा बनाया है महिला आरक्षण बिल के तौर पर भी कांग्रेस ने अपना रुख पहले से बदला है, लेकिन यही देखना होगा कि इसकी काट बीजेपी की तरफ से क्या दी जाती है। जातिगत जनगणना पर बीजेपी की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं है, ओबीसी कोटे पर बीजेपी की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं है। मैं बीजेपी की तरफ से उमा भारती का जिक्र कर रही थी जो कि ये मांग कर रही थी कि आरक्षण में ओबीसी कोटे को भी शामिल किया जाए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लूंगी आपसे। लेकिन ओबीसी पर आखिरकार जो रण है वो क्यों छिड़ा हुआ है, कब से छिड़ा हुआ है, ये भी आप जरा जान लीजिए कि क्यों आखिरकार ये रण छिड़ा हुआ है। देखिए 1999 से बीजेपी के पास है जो 23% वो बढ़ता गया। 2004 में कहां पर पहुंच गया? 23%, 2009 में 22%, 2014 में 34% और 2019 में आप देखिए 44% ये पहुंच गया। साल दर साल बढ़ता गया।
कांग्रेस की बात करें तो कितना साथ मिला? 25%, 1999 में, 2004 में 24%, 2009 में 24%, 2014 में 15% और 2019 में 15%, यानी कि सामान्य रहा 2014 और 2019 में। इसके बाद अगर अन्य की अगर हम बात करें, 1999 में 52% इनके साथ रहा, 2004 में 53% इनके साथ रहा, 2009 में 54%, 2014 में 51% और 2019 में 41% साथ ओबीसी वोट बैंक का मिला है। तो ये पूरा गणित है और देखिए किस तरीके से साल दर साल जो ये आंकड़ा है बीजेपी के साथ बढ़ता जा रहा है। आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी के साथ जो ओबीसी वोट बैंक की लोकप्रियता है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। 2009 का आंकड़ा हमने देखा, उसके बाद 2014 का हमने आंकड़ा देखा, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या यही माना जाए, इसलिए विपक्ष की तरफ से ओबीसी वोट बैंक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही आकलन है आपका, क्योंकि देखिए महिलाओं को आरक्षण दे करके ये डिबेट ज़रूर कंट्री में खड़ा करने में मुझे लगता है विपक्ष कामयाब रहा है कि इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके नहीं, बल्कि 2026 के बाद संभव है 2029 तक ये कानून लागू हो सकेगा। लेकिन भली बात ये जानते हैं कि जिस तरह से पूरा माहौल बनाया है प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम देश के हर कोने में इसका सेलिब्रेशन करके एज इफ नीचे तक इसको परकुलेट करने में कामयाब हुए हैं कि आखिर इतना बड़ा स्टेप, इतनी बड़ी सौगात महिलाओं को नरेंद्र मोदी देने में कामयाब हुए हैं, तो इसको काउंटर कैसे करें। इसीलिए थोड़ी देर पहले भी मैं ये बात कह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी राजनीति को राजनीति से काटने की कोशिश कर रहे हैं और अब उनको जब समझ में आ रहा है कि महिलाओं जैसा बड़ा वोट बैंक उधर जा सकता है, ऐसे में ओबीसीज को क्यों ना फोकस करके उनको रिझाने की कोशिश की जाए और उनके मसले को सामने रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, अब देखने वाली बात है कि कितना फायदा इससे विपक्ष को मिलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं और हर खबर पर डिटेल बताने के लिए मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का समन लैंड फॉर जॉब मामले में तलब किया है लालू परिवार को। 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश भी दिया गया है। यह बड़ी जानकारी। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 17 आरोपी सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 4 अक्टूबर को सभी को पेश होने का आदेश दिया गया है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए लालू एंड फैमिली की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मनोज हमें। मनोज, अपडेट क्या है, किस तरीके से लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मुश्किलें लगातार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की अब बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने जो ये एफआईआर है वो 18 मई 2022 को दर्ज की थी और आरोप था कि ज़मीन के बदले जो है नौकरी रेलवे में वो दी गई है। जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे, उस वक्त ये नौकरियाँ ग्रुप डी में दी गई थी। पहले नौकरी को अस्थायी तौर पर दिया जाता था और जब ज़मीन नाम पर हो जाती थी उसके बाद स्थायी कर दिया जाता था। तो ये आरोप लगा था, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें 17 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, भोला यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के उस समय के ओएसडी थे, उनके बहुत करीबी थे। 17 लोगों को आरोपी बनाया और आज अदालत ने इस पर संज्ञान ले लिया है और सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अब जब केस का ट्रायल शुरू होगा तो परिवार की जो मुश्किलें हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें लगातार इस मामले में कैसे सामना करता है लालू एंड फैमिली इस पूरी मुश्किल का, ये देखने वाली बात है। लेकिन बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में भले ही लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, तो वहीं इससे लेकर आरजेडी और बीजेपी में सियासी बयानबाजी भी जारी है। ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात, ये तो होते ही रहेगा। ये ना पहला है ना अंतिम है, ये भी आप लोग समझ जाइए। तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं है। गरीब उत्पीड़न, गरीबों का दमन, शोषण और जमीनों को हड़पने का काम किया था, ये सारे रंगा सियार लोग को कोर्ट ने समन किया है और उनके साथ अब न्याय करेंगे। ये मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों ने फैसला किया है कि किसी भी विपक्ष के नेता को बंद केस को खुलवाने तक की नौबत आ पड़े तब भी करवाना है। वैसे केसेस में जिसमें क्लोजर हो चुका था उसको खुलवाया जाए। क्यों? क्योंकि जहन में बहुत चिंता है 24 की। मनोज, जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है लालू एंड फैमिली पर, क्या ये सियासी माना जाए इसे और चुनाव में कितना असर इसका देखने को मिलेगा इंडिया अलायंस पर?
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि सियासी कहना तो इसमें गलत होगा, क्योंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी और सीबीआई के पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं। इसी वजह से सीबीआई ने इसमें 17 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उनको भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, भोला यादव, इन तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया है और 4 अक्टूबर को सभी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब इस मामले की जांच की गई तो जांच में ये सामने आया कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच, तब जो नौकरियां ग्रुप डी में दी गई थी, तब वो जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी। तो तमाम सबूत जो हैं वो सीबीआई के पास मौजूद हैं। जब इस केस का ट्रायल शुरू होगा तो एक के बाद एक करके सीबीआई इन तमाम सबूतों को अदालत के सामने रखेगी। तो और कहीं ना कहीं इस मामले में जो मुश्किलें हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की, वो अब आगे बढ़ने ही वाली हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात है अब क्या कुछ होता है, कैसे सामना किया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में शामिल हुई देव गौड़ा की पार्टी जेडीएस। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, ये बड़ी खबर। एनडीए में शामिल हुई है देव गौड़ा की पार्टी, जिसका नाम है जेडीएस। चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो गई है देव गौड़ा की पार्टी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। अमित शाह नड्डा से मिले हैं एचडी कुमारस्वामी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब शामिल हुई है देव गौड़ा की पार्टी जेडीएस, उस वक्त की ये तस्वीरें। इसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर, अभिषेक, एनडीए में शामिल हो गई है देव गौड़ा की पार्टी जेडीएस। और क्या जानकारी? देखिए बहुत ही अहम खबर है और इसके कुछ बैकग्राउंडर भी हैं। आयुषी, पहले से बातचीत चल रही थी, इससे पहले ये भी सीटों को लेकर के भी बातचीत हो चुकी थी, तो इस बात की संभावना थी कि देर सवेर होना ही है। और देखिए ये कर्नाटका की राजनीति जरूरत भी है, जिस तरह से अभी वहां पर विधानसभा के नतीजे आए हैं, बीजेपी को सख्त जरूरत थी। और आप अगर बेस देखेंगे तो ये वोकालिगा डोमिनेटेड है और जो इनकी अपनी पार्टी है उसमें लिंगायतों का जिस तरह से सपोर्ट ऑलरेडी है बीजेपी के पास में, तो उसको एक चाहिए था कि ऐसा सपोर्ट बेस मिल जाए जिससे कि वो कांग्रेस को काउंटर कर सके। और इसीलिए यह कवायद जारी थी और उसमें एक अहम सफलता एनडीए को मिली है। जी, 2024 से पहले अभिषेक, ये बड़ा एक फायदा होगा एनडीए के लिए। कितना फायदा इससे मिल सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए को? देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप अगर पिछली बार के लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो उसमें एक सीट जो मुझे याद आता है कांग्रेस के पास थी और वो उस एक सीट के अलावा मेरे ख्याल से बेंगलोर रूरल की सीट थी, उसके अलावा कोई सीट मिली नहीं थी। लेकिन इस बार जिस तरह से नतीजे आए हैं विधानसभा के, उसमें बीजेपी की चिंता बढ़ी है। डीके सुरेश, मुझे जितना याद आ रहा है, डीके सुरेश ही इकलौते एमपी थे कांग्रेस के जो जीते थे, बाकी एक तरह से बीजेपी ने स्वीप किया था। लेकिन इस बार जिस तरह से नतीजे हैं, ऐसे में बीजेपी की जरूरत थी कि 2024 के पहले वहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करे। और इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि वोकालिगा बेस्ड पार्टी है जो वहां पर एक प्रमुख समुदाय है। तो ये बड़ी जानकारी अभिषेक आप साझा कर रहे थे, जिस तरीके से जेडीएस शामिल हो गई है एनडीए में। बहुत धन्यवाद इस खबर पर आपकी जानकारी के लिए और आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे एक बड़ी खबर और बता दें अपने दर्शकों को, भारत के सख्त रवैये के बाद कनाडा झुक गया है। ट्रूडो ने धमकी वाली वीडियो की निंदा की है और हिंदुओं को धमकी देने पर सरकार अब हरकत में आई है। देखिए कैनेडियाई मंत्री ने धमकी के खुले तौर पर निंदा की है। आक्रामकता, नफरत धमकी की जगह नहीं है, कनाडा की तरफ से यह कहा गया है। मंत्री हरजीत सज्जन ने एसजीएफ के वीडियो की निंदा की है और वीडियो जारी करके हिंदुओं को धमकाया गया था। अभिषेक इस पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, वैसे वैसे कनाडा का रुख भी अब धीरे धीरे नर्म होता जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ था और अब उस वीडियो की कनाडा की तरफ से निंदा की गई है। बिल्कुल निंदा की गई है और देखिए ये एकदम सच्चाई है कि भारत का जो रुख रहा है उसका असर दिखाई पड़ना शुरू हो गया। और 4 महत्वपूर्ण बातें हैं इसके पीछे आयुषी। पहली बात तो ये है कि भारत ने एक बात क्लियर की कि आपने हमको कोई भी स्पेसिफिक इनपुट दिया नहीं है और हम पर ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारत की ओर से 25 की सूची वहां पर दी गई है जिनकी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट या दूसरी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो पहली बात तो भारत ने ये एकदम क्लियर किया। उसके बाद जिस तरह से उनसे कहा गया कि अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको डाउन साइज करें, वो एक बड़ा मैसेज था और उस मैसेज ने भी काफी कुछ असर किया है। और तीसरा महत्वपूर्ण ये भी है कि वहां पर जो इंटरनल सिचुएशन उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए वहां पर जो ताजा जो
पोल हुआ है आयुषी, उसमें जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता बहुत गिर गई है, ऐतिहासिक। वो सोचिए 31% पर आकर के खड़े हैं और जो विपक्ष के पीरे हैं, टोरी पार्टी के हैं, वो 40% पर आ गए हैं। तो वहां उनकी अपनी जमीन दरक रही है। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपने दर्शकों को भी समझा देते हैं कि सर्वे में आखिरकार क्या कुछ निकल कर आया है और आखिरकार कनाडा में ISI का प्लान क्या है। देखिए 2019 और 2021 चुनाव में खेल है। चीन ने पसंदीदा कैंडिडेट्स को चंदा दिलवाया और सारे उम्मीदवार ट्रूडो की लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे जिन्हें चंदा दिलवाया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। टोरंटो कॉन्सुलेट के जरिए 11 उम्मीदवारों को पैसे मिले हैं, ये जानकारी मिली है। और 2019 में ट्रूडो को कैंडिडेट्स के बारे में आगाह भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया है। और इसके साथ ही आप देखिए लगातार जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस बीच कनाडा में ISI का प्लान आखिरकार क्या है, ये भी आपको बता दे। हान दोंग पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है। 2021 के चुनाव में चीनियों ने खूब पैसे बहाए थे। कंजर्वेटिव पार्टी सांसद माइकल चांग का क्या दावा है, ये भी आपको बता दे। हान दोंग का मामला बढ़ा, 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ चीन ने ऑनलाइन दुष्प्रचार किया था। इसी के साथ साथ हांगकांग में चांग के परिवार को परेशान किया गया था। और इसी के साथ साथ आप देखिए 6 सितंबर में ट्रूडो सरकार की जांच के आदेश देने पड़े थे 6 सितंबर को, और ट्रूडो ने निज्जर का मामला जानबूझकर उठाया था, ये अब कहा जा रहा है इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है। ट्रूडो ने खुद को बचाने के लिए भारत कनाडा के संबंधों को दांव पर लगा दिया है, जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे भारत पर। अब देखिए 2019 और 21 के चुनाव में चीन के दखल अंदाजी की जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद ट्रूडो ने निज्जर का मामला जानबूझकर उठाया है, ये कहा जा रहा है। और चुनाव में चीन के पैसों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा आपने समझा किस तरीके से, देखिए चीन का हाथ भी इसके पीछे हो सकता है, ये माना जा रहा है। अब अभिषेक देखिए कई बार हम देख चुके हैं, चीन की हम लोग बात करें तो हमेशा पीछे से चुपचाप काम करता चीन आता है, हमने कई बार देखा है। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से तनाव बढ़ा है भारत और कनाडा के बीच में, उसमें भी चीन का कोई एजेंडा है? देखिए इसमें दो राय नहीं है। अगर आप चीन की पूरी जो एग्रेसिव पॉस्चरिंग है, जो चीन का इन्वेस्टमेंट है, उसको आप देखेंगे और जिस तरह से भारत का ट्रेड कनाडा के साथ में बढ़ा है, आप उसको देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आप सोचिए कि 12 बिलियन कनाडाई डॉलर ये भारत का ट्रेड आज की तारीख में है और इसमें करीब 50 से 55% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये जाहिर सी बात है चीन के हितों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। तो ऐसे में चीन का वहां इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह भी जो मैं बार बार कह रहा हूं कि चीन का तो है ही है, लेकिन वहां की घरेलू स्थितियों का भी बड़ा योगदान है। जस्टिन ट्रूडो की नहीं बल्कि जगमीत सिंह जो दूसरे उनके महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनके दम पर वो बहुमत के करीब पहुंचे हैं, जगमीत सिंह की अपनी पॉपुलैरिटी भी घट रही है। और ऐसे में चूंकि उनका जो पूरा ये रेडिकल एलिमेंट के साथ में उनकी सांठगांठ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि इसको मिला करके कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि भावनाएं भड़काई जाएं और इस तरह से एक माहौल बना करके वो अपनी सत्ता पर पकड़ को मजबूत कर सके। तो इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी है, दोनों ही फैक्टर यहां पर काम कर रहे हैं। आशीष जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, जिस तरीके से हम देखें, अब पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, जिस तरीके से आतंकवादियों को संरक्षण दिया था, उसी राह पर अब कनाडा भी चल रहा है। जो लगातार अब खालिस्तानी है उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो क्या अब ये माना जाए कि पाकिस्तान बनने की राह पर है कनाडा? देखिए ये तो थोड़ा जल्दीबाजी होगा ये स्टेटमेंट देना। मुझे लगता है कि कनाडा अगर गुड सेंस प्रिवेल हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा ने ही अपने एलाइज को रीच आउट किया है, भारत ने भी यूके से बात की है, अमेरिका से बात की है और तमाम दूसरे एलाइज से बात की है, जो कनाडा पर इस बात का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो आरोप है वो बिना मतलब बेसलेस आरोप भारत पर ना लगाएं, बल्कि इस बात को स्वीकारें कि ये वहाँ की समस्या है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इंडिया को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि अगर इससे सबक नहीं सीखता है कनाडा और जस्टिन ट्रूडो इसी पाथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, तो कल बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से इसी वजह से भारत ने कहा है कि आप टेररिस्ट के लिए एक सेफ
हेवन बनते जा रहे हैं, और अगर वक्त रहते लगाम नहीं लगाई जाएगी तो मुझे लगता है कि आगे चल के इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो भी सकती है। आशीष, क्योंकि देखिए आईएसआई के साथ जो गतिविधियां हैं उस पर भी चुप हैं, और जिस तरीके से और भी गतिविधियां हुई हैं उस पर भी ट्रूडो चुप है, लेकिन जब निज्जर की हत्या होती है तो सीधे सीधे भारत पर आरोप लगा दिया जाता है। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान और चीन के हाथों ट्रूडो खेल रहे हैं इस वक्त? देखिए, खालिस्तानी टेररिस्टों को वहाँ ब्रीड किया जा रहा है, आज से नहीं दशकों से आरुषि, और निश्चित तौर पर इसके पीछे पाकिस्तानी एजेंसीज है। सिर्फ यहीं पर नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में या यूके में जहां भी इनको थ्राइव करने का मौका मिलता है, ये सब कुछ हम भली भांति जानते हैं कि आईएसआई इंट्रूड करके इनको सपोर्ट करके ऐसा कराती है। और टोरंटो में, माफ़ कीजिएगा, कनाडा में अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप समझ सकती हैं कि किस हद तक आईएसआई इन्फिल्ट्रेट कर चुका है वहाँ पर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको समय रहते अगर रोकने में कामयाब नहीं होता है कनाडा, और अगर इस तरह पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि चुनाव बगल में, अगर आप इसको और ज़्यादा इम्पेटस देते हैं और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आखिरकार ये आपके देश के लिए नासूर बन जाएगा। बिल्कुल, अब इस पर कैसे काम किया जाता है, कैसे इस तनाव को रोका जाता है, इस पर भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के खिलाफ फिर से चीन की जो चाल है वो बेनकाब हो गई है। एशियन गेम्स से पहले चीन की कायराना हरकत देखने को मिली है। देखिए, चीन ने 3 भारतीय खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी, अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया, और चीन की हरकत पर भारत ने सख्त एक्शन लिया है। अनुराग ठाकुर ने चीन का जो अपना दौरा था उसे रद्द कर दिया है, और एशियन गेम्स के लिए चीन जाने वाले थे अनुराग ठाकुर जिस तरीके से, और अब ये कड़ा रुख भारत की तरफ से देखने को मिला है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, ये दूसरी बार है जब खिलाड़ियों के साथ ऐसा रवैया देखने को मिला है चीन का। कहीं ना कहीं अब नहीं लगता है कि कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा भारत को और एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है ऐसी कायराना हरकत पर चीन को? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह कि ये अरुणाचल से जुड़ा हुआ मामला है। अरुणाचल से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी, और चीन लगातार जब अरुणाचल की बात आती है तो वहां इस तरह की चीजें करता है। जो स्टेपल वीजा की बात है वो भी आप जानती हैं, वो भी लगातार एक चीन की तल्ख हकीकत रही है। तो इस बार भी जो चीन ने किया है ये उसी सिलसिले का हिस्सा। अरुणाचल में कोई भारतीय डेलीगेशन जाता है उसे एतराज होता है, भारत के वहां पर गृह मंत्री जाते हैं उसे एतराज होता है। तो लगातार, और अभी उसने जो नया नक्शा जारी किया था आपको याद होगा, उसमें भी उसने अरुणाचल के हिस्सों को दिखाया था। तो ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है, और ये मैसेज को आप जब G20 से जोड़ करके देखेंगी, जिस तरह से G20 भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर के उभरा है, उसके बाद का ये दूसरा मैसेज ये कंटिन्यू बताता है कि भारत का क्या अप्रोच है और किस तरह से भारत इस मामले में किसी भी तरह की रियायत बरतने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। जी आशीष, आपसे भी मेरा एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि देखिए बार बार जिस तरीके से अभिषेक ने जिक्र किया नक्शे में अरुणाचल को अपना बताना, उसके बाद खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार करना, किस तरीके से असर पड़ेगा भारत और चीन के रिश्तों पर इन सब की? वही एडवर्स असर ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी भारत और चीन के बीच में रिश्ते बहुत तल्ख हो गए हैं, और ऐसी सूरत में चीन का ये कदम उठाना, देखिए दिस गोज फार बियॉन्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म दोनों देशों के बीच में चल रहा है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवाद को सुलझाने के लिए, और जो खास करके गालवान के बाद डिस्प्यूट्स अभी भी बचे हुए उनको सॉल्व करने के लिए चल रहा है। इस बीच आप बार बार अपना रेटोरिक दोहराते हैं। भारत एक बार नहीं कई दफ़ा कह चुका कि अरुणाचल हमारा इंटीग्रल हिस्सा है। उसको लेकर के अगर चीन बार बार इस तरह के कदम उठाएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने आज अपने प्रेस विज्ञप्ति में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। देयर बाई हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो 19वें एशियन गेम्स में जाने वाले थे, उन्होंने उसको बॉयकॉट कर दिया, और अब अनुराग ठाकुर चीन का दौरा नहीं करेंगे। बिल्कुल आशीष, कहीं ना कहीं अब नहीं लगता है कि वो समय आ गया है जब भारत को अरुणाचल को लेकर एक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा चीन से? देखिए, मुझे लगता है कि भारत का ऑलरेडी बहुत फर्म स्टैंड है, क्योंकि चीन बार बार मैप्स के माध्यम से, जिसका जिक्र अभिषेक अभी कर रहे थे, या समय समय पर इस तरह डिफरेंट फोरम्स पर अरुणाचल को लेकर के स्टेटमेंट्स देता रहता है। एक आध बार हमने ये भी देखा है कि बॉर्डरिंग विलेजेस से अगर कोई क्रॉस ओवर कर जाता है तो उसका इशू बना देते हैं। भारत का बहुत स्टैंड फर्म है। अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और सिर्फ MEA ही नहीं, आप देखिए अब से थोड़ी देर पहले हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जो कि अरुणाचल से आते हैं, एकमात्र यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने भी बहुत स्टर्न स्टेटमेंट अपने ट्विटर पर डाल करके बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर भारत इस मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और चीन को टकेगा जवाब दिया जाएगा। जी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और अब आने वाले समय में देखने वाली बात है क्या एक्शन और लिया जाता है। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर डिटेल से बातचीत करने के लिए, तमाम अहम जानकारी देने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।